नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। भारत ने इकोनॉमी के अंदर एक ऐसा आंकड़ा टच कर लिया है, जिस आंकड़े की उम्मीद ऐसे समय पर तो बिल्कुल नहीं थी जब ये महाशय आए दिन बयान दिए फिरे थे कि भारत की इकोनॉमी डेड हो चुकी है। भारत की राजनीति में भी ये मुद्दा छाने लगा था कि भारत और रूस तो अब डेड इकोनॉमी है, अर्थात इनके साथ तो ग्रोथ आप भूल ही जाओ। ऐसे में हमारे देश के अंदर भी अपोजिशन ये कहने लगा था कि वर्तमान सरकार की नीतियों के चलते डेड इकोनॉमी हो रहा है। कुल मिलाकर डेड इकोनॉमी डेड इकोनॉमी डेड इकोनॉमी का मतलब है कि जिसमें इकोनॉमिक ग्रोथ ना हो। ये बिल्कुल वैसे है, व्यक्ति मर गया तो इसका मतलब है कि अब उसकी जो हार्ट रेट्स की जो दिखाई देने वाली ईसीजी की वे वो हैं, वो अब फ्लैट आने लग गई, दैट इज डेड। फ्लक्चुएशंस आने बंद हो गए हैं। हमारे देश के अंदर फ्लक्चुएशन तो आया, लेकिन ऊपर चढ़ता हुआ आया। ये दर्शाता है कि जिस ट्रंप पर दुनिया ब्लाइंड फेथ कर रही है, उसे हम लगातार मुंहतोड़ जवाब देते आ रहे हैं। मरी हुई अर्थव्यवस्था ने पहले भी दिवाली पर कारनामा कर दिखाया था, और अब एक बार फिर से कारनामा कर दिखाया जब यह हेडलाइन बनती है कि हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, अर्थात अगर हमारे देश को हम एक सीमा रेखा में बांध दें और यह सीमा रेखा हमारा देश है, तो इस देश की सीमा में पैदा हुई वस्तुएं और सेवाएं, उनकी वैल्यू में 8.2% का इजाफा हुआ है क्वार्टर टू के अंदर। क्वार्टर टू का मतलब है एक साल को 4 भागों में बांटा जाए तो 4 क्वार्टर निकल कर आते हैं। 12 महीनों के अंदर 3-3 महीने के 4 क्वार्टर होते हैं। अप्रैल से हमारा अगर सेशन शुरू होता है तो अप्रैल, मई, जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर का सेकंड क्वार्टर जो भारत का गया, यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर तक का जो गया, उसमें भारत की ग्रोथ रेट के अंदर 8.2% की वृद्धि देखी गई। यह दर्शाता है कि दिवाली का असर इसमें शामिल अभी किया नहीं गया है। उससे पहले ही भारतीय उपभोक्ताओं ने पिछले डेटा जो अभी कैलकुलेट होते हुए निकल कर आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स और प्रोग्राम जब निकालता है, तो पता चला है कि हमने तो उसी में 8.2% की वृद्धि दर देखी है। तो सोचो दिवाली के जो डेटा आएंगे, यानी क्वार्टर टू के जो डेटा आएंगे, वो तो दुनिया को हैरान ही कर देंगे, जब हमने रिकॉर्ड परचेज किया था। कुल मिलाकर के इंडियन इकोनॉमी ने अपनी तरफ से जो दुनिया को संदेश दे दिया है वो ये कि सुनो, टैरिफ जब हटेगा तब शायद हम सबसे ऊपर वाले देशों में से एक होंगे जो ग्रोथ रेट के अंदर एक नया मुकाम हासिल कर रहे होंगे। लेकिन इसी बीच में आईएमएफ के द्वारा भारत को सी कैटेगरी में डाल दिया गया नेशनल अकाउंट डेटा के ऊपर। यहां से कुछ ऐसे लोग जो देश की प्रगति में, सरकारी जो डेटा आया है कि 8.2% की वृद्धि दर देखी गई है, जिन्हें अर्थव्यवस्था के अंदर यह समझ थोड़ी कम है कि ये सी का मतलब क्या होता है, वो इसे लिए घूम रहे हैं कि ओहो, आईएमएफ तो आपको सी कैटेगरी का कह रहा है और आप कह रहे हैं 8.2% की गिरावट, 8.2% की वृद्धि दर। ये वो लोग हैं जो कि मैकाले शिक्षा पद्धति से पूरी तरह प्रभावित हो चुके हैं। विदेशी कहें तो सही और भारत कहे तो गलत। खैर, दोनों को आज के सेशन में कंप्लीट जस्टिस मिलेगा। पूरा डिटेल एनालिसिस इस बिंदु का भी होगा, तो बने रहिए सेशन में। और हां, अर्थव्यवस्था पर अगर समझ विकसित करनी है और आपको अगर कोई दिक्कत आ रही है कि आपको नहीं समझ में आता ये चल क्या रहा है, चिंता मत करिए, मैंने डिटेल में पढ़ा भी रखा है और समझा भी रखा है। और इस समय तो मंथ एंड सेल भी चल रही है। इकोनॉमी का कंप्लीट बैच है मेरे जीएस फाउंडेशन के अंदर। हिस्ट्री भी है उसमें, ज्योग्राफी भी है, पॉलिटी भी है, इकोनॉमी भी है। पूरा पढ़ाया हुआ है साल भर की वैलिडिटी के साथ, और जो पढ़ाया है उसके नोट्स भी हैं जो आपके घर पर पहुंचेंगे। आप अभी जाइए, ईयर एंड मतलब मंथ एंड का ऑफर है, आप इसका लाभ ले लीजिए। ये मंथ एंड तक उपलब्ध आपको रहने वाला है। और अगर केवल घर पर बैठकर पढ़ना चाहते हैं तो अपडेटेड हमारे नोट्स घर पर मंगा लीजिए। उसमें भी हमने ये डिटेलिंग से समझाई हुई है। बाकी किताबें सब्जेक्ट के साथ हमारी उपलब्ध हैं अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। आप हमारे कोर्सेज वहां देख सकते हैं। खैर, फिलहाल के लिए बात जीडीपी की करें तो जीडीपी टोटल मॉनेटरी और मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज विद इन कंट्रीज बॉर्डर। अगर देश को एक सीमा में बांध दिया तो उसके अंदर जो सर्विसेज और वस्तुएं पैदा की गई, उनकी वैल्यू को आप जीडीपी कहते हैं। अब जीडीपी ग्रोथ रेट क्या है? तो भाई मान लीजिए 100 रुपया पैदा किया था आपने पिछली बार, इस बार आपने उससे ज्यादा पैदा कर दिया। 100 में अगर 8% का इजाफा हुआ तो 108 कर दिया। तो ये बिल्कुल ग्रोथ रेट है। ठीक है साहब। दो तरह की जीडीपी होती है। एक जीडीपी होती है जो गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को कैलकुलेट करते समय बेस ईयर की वैल्यू पर निर्धारित की जाती है, दैट इज नॉमिनल। और एक होता है जो कि मतलब इन्फ्लेशन के साथ में कैलकुलेट की जाती है, ईयर ऑन ईयर जो कैलकुलेट की जाती है वो होती है नॉमिनल। आसान भाषा में कहें, इसी में ही सारा बवाल है। आईएमएफ की कहानी भी यहीं पे निकली हुई है। जीडीपी को कैलकुलेट करते समय हम 11-12 के भाव के आधार पर कैलकुलेट करते हुए चल रहे होते हैं, बेस ईयर। अब इसको कैसे समझें? हम ये नहीं मानते कि इस समय घी का भाव क्या है, पिछले साल क्या है। हम मानते हैं 2011-12 में घी का भाव क्या था, उसके आधार पर मान लीजिए कि हमने घी का मतलब उदाहरण के रूप में लीजिए, ऐसे कहिए 11-12 के आधार पर अगर हम कहें तो मोटरसाइकिल तब इतने की थी, 2011-12 के अंदर इतने की थी, 24-25 में इतने की हुई, 25-26 में इतने की हुई। बेस ईयर 11-12 को लिया हुआ है, उसके मुकाबले में हम रेट के अंदर इजाफा देखते चलते हैं, आधार मानकर चलते हैं। जैसे आपने कहा ना कि आप बड़े हो गए, किससे बड़े हो गए?
वृद्धि दर किससे? तो रेफरेंस के अंदर जब हम रेफरेंस बेस ईयर से लेकर चल रहे होते हैं 11-12 से, तो जो जीडीपी निकल कर आती है वही नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेशन की वही हमारी रियल जीडीपी कहलाती है। वही नॉमिनल जीडीपी जब कैलकुलेट होती है तो वो करंट प्राइस पर की जाती है। करंट प्राइस का मतलब क्या है कि आप बेस ईयर को नहीं मान रहे, आप आज के हिसाब से बताओ कितने की जीडीपी है। आज के हिसाब से बताओ मतलब महंगाई का डेटा उसमें शामिल कर लो। सामान्यतः ऐसा होता है कि करंट प्राइस वाली जो जीडीपी होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है रियल से। तो रियल जीडीपी जो फिलहाल भारत की निकल कर आई है वो निकल कर आई है 8.2 और नॉमिनल निकल कर आई है 8.7 या 8.9 के आसपास। अभी उसका डेटा भी हम आपके सामने रख देंगे। खैर, फिलहाल के लिए जीडीपी दो प्रकार की हुई, नॉमिनल और रियल। उनके कैलकुलेट करने के भी दो तरीके हैं, इनकम बेस्ड करना चाहते हैं या फिर एक्सपेंडिचर बेस्ड करना चाहते हैं। इनकम बेस्ड का मतलब हुआ कि आप उसमें वेजेस, रेंट्स, इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स, डेप्रिसिएशन इन सबको काउंट करके चल रहे होते हैं, डेप्रिसिएशन को। और जीडीपी जो एक्सपेंडिचर बेस्ड होती है उसमें आप कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स इनको देखते हुए चलते हैं। ठीक है। भारत में फिलहाल जो जीडीपी का चार्ट निकल करके आया है पिछले वर्ष के मुकाबले जुलाई से सितंबर में, इसी समय पर जो क्वार्टर गया था, सेकंड क्वार्टर, मैं क्वार्टर फिर से समझा दूं, हमारा फाइनेंशियल ईयर अगर 1 अप्रैल से चल रहा है तो अप्रैल, मई, जून ये क्वार्टर 1 कहलाएगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर ये क्वार्टर 2 कहलाएगा। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर 2024-25 में भारत की जीडीपी ग्रोथ जो थी, जो कि रियल जीडीपी ग्रोथ थी, वो 5.6% की थी। वो इस समय बढ़कर के 8.2% हो गई है। ये कहां से पता चल रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स प्रोग्राम एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के थ्रू ये जानकारी बाहर निकल कर आ रही है। क्वार्टर्स अलग अलग होते हैं। अगर आप 1 जनवरी से लेकर चल रहे हैं तो आप किसी और को क्वार्टर मानेंगे, हम फाइनेंशियल ईयर के इस क्वार्टर को जो सरकार मानती है उसको बताते हुए चल रहे हैं। अच्छा, हमारे जो डेटा निकल करके आए उसके अंदर 8.2% की ग्रोथ रेट यहां पर निकल कर आई। पिछली वर्ष ये 5.6% की थी। सरकार ने ये जानकारी कुल मिलाकर के आपको दे दी है। ठीक है साहब। इसके साथ साथ कुछ और डेटा बाहर निकलते हुए आए कि कौन सा सेक्टर ऐसा है जिसने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है। मेजर टेक अवेज में निकल करके आया कि हमारा जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो 0.25% अक्टूबर 2025 के अंदर बढ़ा है अक्टूबर 2024 के मुकाबले, यानी कि महंगाई भी हमारे यहां पर नियंत्रित रही है। ये तमाम डेटा हम एक एक करके आपको समझाते चलते हैं। देखिए, तो क्वार्टरली रियल जीडीपी के जो रिजल्ट्स हैं, पिछले साल जहां 5.6% के साथ इस क्वार्टर के अंदर हमारी ग्रोथ रेट बढ़ी थी, आज वो बढ़कर के 8.2% पहुंच गई है, यानी कि इसके अंदर ग्रोथ तो दर्ज की गई है। बात हो थोड़ा और पीछे की, तो कोरोना काल में तो ये -21 तक चली गई थी जीडीपी ग्रोथ रेट, क्योंकि उस समय गुड्स एंड प्रोडक्शन रुक ही गया था, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन रुक ही गया था। कुल मिलाकर इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट क्वार्टर 2 के अंदर 8.2% के साथ बढ़कर आई है, जो फिलहाल के लिए आप खबर देख रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 25-26 ये कहलाता है और उसके क्वार्टर 2 के अंदर आप इस तरह से ग्रोथ रेट देख रहे हैं। आरबीआई ने 6.5% का अनुमान लगाया था, जो बढ़कर के आपको इस तरह से दिखाई दे रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जहां तक बात हो क्वार्टर 2 के साथ में, मतलब ये सारे के सारे डेटास को हम लेते चले, तो अब सवाल निकल कर आता है कि कौन सा सेक्टर ऐसा है, क्योंकि आपने कहा कि गुड्स एंड सर्विस पैदा की गई हैं एक साल के अंदर, उसकी वैल्यू में 8.2% के हिसाब से इजाफा हुआ है। सवाल बना कि ये जो पूरा जीडीपी कैलकुलेशन है इसमें कौन से सेक्टर ने क्या ग्रोथ रेट दी है। तो देखो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने 9.1%, कंस्ट्रक्शन सेक्टर ने 7.2%, सेकेंडरी सेक्टर्स ने 8.1% की ग्रोथ दर्ज की है, टर्सरी सेक्टर ने 9.2% की वृद्धि दर्ज की है, फाइनेंस रियल सेक्टर ने 10.2% की ग्रोथ देखी है, ग्रामीण डिमांड गवर्नेंस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग की रफ्तार ने इकोनॉमी को नया बूस्ट दिया है। अगर हम बात करते हैं आपके सामने सेक्टर वाइज ग्रोथ की, तो सेक्टर वाइज ग्रोथ में मैन्युफैक्चरिंग 9.1%, इलेक्ट्रिसिटी 4.4%, कंस्ट्रक्शन 7.2%। अगर हम ओवरऑल देखें तो फाइनेंस सेक्टर का ग्रोथ सबसे ऊपर निकल कर आ रहा है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का निकल कर आता है, मैन्युफैक्चरिंग का निकल कर आता है। ये जो डेटा है ना, ये हमारी ग्रोथ रेट के अंदर चार चांद लगा रहा है। आप इसको ऐसे समझिए, पिछले वर्ष अगर 5.6% की ग्रोथ रेट थी इस क्वार्टर में और आज वो 8.2 हुई है, तो इसके पीछे मेजर चेंज क्या है? मेजर चेंज है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर तगड़ा इजाफा। ये अपने आप में बहुत सी बातें कह रही है। पिछले साल इसी समय पर जो ग्रोथ रेट थी वो 2.2% थी, जो आज 9.1% है, यानी लगभग 7%, 6.9% का जो ये इजाफा है मैन्युफैक्चरिंग में। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर निर्माण हो रहा है ना, तो निर्माण में लोगों के हाथ लगे हैं, लोग मिलकर काम कर रहे हैं। तो निर्माण में जब सहयोग लगा है, इसका मतलब रोजगार बढ़ा है। यहां पर जो समझने वाली बात क्या है, ये अपने आप में दर्शाता है कि रोजगार के अवसर इजाफे में बदले हैं। इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर के अंदर भी ग्रोथ रेट देखी गई है, कंस्ट्रक्शन में थोड़ी कमी, तो वो वाला लेबर जो कहा जाए कि लेस स्किल्ड है, शायद उसके रोजगार में कमी हुई है। ट्रेड और होटल के अंदर जिसमें सर्विस सेक्टर इंक्रीज हो रहा है वो बढ़ा है।
फाइनेंस और रियल एस्टेट में जहां पर सर्विस सेक्टर है उसके अंदर भी इजाफा दर्ज किया गया है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर यानी कि सरकारी कामकाजों के अंदर भी वृद्धि हुई है। जो एग्रीकल्चर है उसके अंदर कमी आई है, यानी कि एग्रीकल्चरल ग्रोथ में कमी आई है डेफिनेटली, क्योंकि एग्रीकल्चर लेबर इंटेंसिव सेक्टर है। यहां का व्यक्ति निकलकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में शिफ्ट हुआ है या और सर्विस सेक्टर्स में शिफ्ट हुआ है। तो ये एक आमूलचूल चेंज है जो देखा जा रहा है। सेक्टर वाइज ग्रोथ को अगर आप देखें तो यहां से एक बहुत बड़ा पॉइंट जो निकल कर आता है वो ये कि हमारी इकोनॉमी में जॉब्स के अंदर भी इजाफा हुआ है, तब जाकर ये पॉइंट निकल कर आता है। अब बात की जाए अगर सेक्टोरल कंपोजिशन की हमारे पूरे के पूरे ग्रॉस वैल्यू के अंदर साल की, तो हमारा फाइनेंस और रियल सेक्टर जो है वो 28% हमारी टोटल जीडीपी के अंदर कंट्रोल करता है। मतलब अगर हम 100 रुपए की बात कर रहे हैं कि हमारा अगर बास्केट 100 रुपए का है तो उसमें मेजर स्टेक होल्डर कौन है, तो फाइनेंस और रियल एस्टेट और प्रोफेशनल सर्विस, एक तरह से टर्शरी सेक्टर हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। फिर ट्रेड होटल ट्रांसपोर्ट 18%, मैन्युफैक्चरिंग 18%। जब बात करते हैं कि हम चाइना के मुकाबले क्या कर पा रहे हैं, तो जिस दिन भारत का ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 50% पार कर जाएगा, मतलब भारत की कुल जीडीपी में सबसे बड़ा पाई इसका होगा, इसका हिस्सा सबसे बड़ा होगा, उस दिन भारत को कोई नहीं रोक पाएगा। भारत को आवश्यकता है इसे बढ़ाने की। क्या इसके लिए शुभ संकेत मिला है? बिल्कुल मिला है। भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो हम बार बार मेक इन इंडिया करते हैं, क्या वो वाकई में एग्जीक्यूट हो रहा है? तो यहां से दिख रहा है कि हां सर, वो ग्रोथ दिखाई है। ग्रोथ दिखाई है तो टोटल बास्केट में उसका अंतर दिखा। लेकिन साथियों, जब तक ये बढ़ता नहीं जाएगा, मतलब अभी क्या है ना, देखो इकोनॉमी के 3 हिस्से हैं प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। अर्थव्यवस्था में प्राइमरी सेक्टर माना जाता है जहां से आप सीधा बिना किसी मशीन के काम कर जाएं, जैसे एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को प्राइमरी सेक्टर में, माइनिंग को भी जनरली, क्योंकि वो मशीन से भी हो रही है और हाथ से भी हो रहा है, तो इसको बीच का सेक्टर मान लिया जाता है। लेकिन फिर भी ये प्राइमरी सेक्टर के लगे ढगे हैं, है ना। इससे जो निकलने वाले प्रोड्यूस हैं वो मशीनों से काम में लिए जाते हैं, वो सेकेंडरी सेक्टर है। और फाइनली जो फिनिश्ड गुड्स हैं उनको जो सर्विस के साथ ट्रीटमेंट दिया जाता है, बना हुआ जो पैसा है उसको सेटल किया जाता है, वो टर्सरी सेक्टर है। प्राइमरी सेक्टर जनरली जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं या लीस्ट डेवलप कंट्रीज होती हैं उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। तो भारत ने अपनी जीडीपी के अंदर इस वाले पोर्शन से तो निजात पा ली है। मतलब होला हमारा ये भी अच्छा चाहिए, लेकिन हां, हमारी जीडीपी का बड़ा स्टेक अगर सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर होता है तो हम अर्थव्यवस्था में डेवलपिंग और डेवलप्ड की तरफ जाते हैं। अब बात आती है सेकेंडरी सेक्टर में। हां, यहां पर कौन सी चीजें हैं? ये सेकेंडरी सेक्टर है, ये सेकेंडरी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन सेकेंडरी है, और सप्लाई सर्विस जो है वो सर्विस का पार्ट है, यानी सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर में आ जाता है। कंस्ट्रक्शन सेकेंडरी है, ये सर्विस है, यानी कि ये टर्सरी है, ये टर्सरी है, ये टर्सरी है। अब देखो, अगर हम कुल मिलाकर के बात करें तो यहां पर जो टर्सरी सेक्टर है, मतलब कि जिसके अंदर सबसे ज्यादा सर्विसेज दी जा रही हैं, वो सबसे बड़ा पोर्शन पाई लेकर बैठा हुआ है। वहीं पर जिसके अंदर सेकेंडरी सेक्टर है, जहां पर मशीनें यूज में आ रही हैं, वो सेकंड लार्जेस्ट है, और थर्ड नंबर वाला सबसे कम पर बैठा हुआ है। हमें क्या करना है? अगर हम चाइना की तरह, देखो डेवलप्ड इकोनॉमीज में भी जनरली ये चीजें अच्छी होती हैं। डेवलप्ड इकोनॉमीज में टेक्नोलॉजी अच्छी होती है, फाइनेंस अच्छा होता है, और सर्विसेज अच्छी होती हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें, वो इन्हीं सेक्टर्स के अंदर अपने स्टार्टअप्स और इंडस्ट्रीज चला रहे होते हैं। लेकिन जब इकोनॉमी भारत जैसी इकोनॉमी को, जो लेबर इंटेंसिव हो सकती है, जो ज्यादा लोगों को रोजगार देते हुए बड़ा होना चाहती है, जो चाइना जैसे स्तर को पार करना चाहती है, उसके लिए आवश्यक है कि ये नंबर्स हमेशा बढ़ें। हमारा कंस्ट्रक्शन सेक्टर की ग्रोथ बढ़े, हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ बढ़े। इसमें हमारा पाई जितना बड़ा होगा, भारत सेक्टर वाइज जीडीपी में उतना अच्छा कहलाता चला जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये आंकड़े अच्छे हैं। इन आंकड़ों को आप इग्नोर नहीं कर सकते, और अगर इस आंकड़ों को देखें और जिस तरह से ग्रोथ हो रही है, मतलब ये कहा गया कि अगर एक गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, तो बताइए इतनी दूरी कितने समय में पूरी तय करेगी, या इतने साल में कितना समय, या इतने घंटे में कितना समय पूरा करेगी, दूरी तय करेगी। एग्जैक्टली ऐसे अगर ये ग्रोथ रेट मान ली जाए तो 2030 तक भारत की जीडीपी 7.3 ट्रिलियन डॉलर की होगी, दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। अगर हम तुलना करें और देशों के साथ में, यानी कि हम अगर और जो मोस्ट मेजर इकोनॉमीज हैं उनकी तुलना में, भारत की ग्रोथ रेट 8.2% है, यानी कि हमने और इकोनॉमीज को पीछे छोड़ दिया। लेकिन ये खुशी का टारगेट नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अगेन बेस अलग अलग है। मतलब ऐसे समझिए, एक व्यक्ति है जो 1,000 रुपए कमाता है, और एक व्यक्ति है जो 10 रुपए कमाता है, एक व्यक्ति है जो 100 रुपए कमाता है। 1,000 वाला व्यक्ति अगर 30% की या 5% की ग्रोथ करता है, तो उसका 5%, इसका 5% और इसका 5%, तीनों में अंतर होगा। ये 5 रुपए पर जाएगा, ये 0.5 पर जाएगा, 5% की जो वैल्यू निकलती जाएगी, और इसका 5% निकल करके कितना जाएगा? 50 रुपए जाएगा। तो वैल्यू जो इंक्रीज हो रही है ना, वो किसकी सबसे ज्यादा हो रही है?
वो वैल्यू इंक्रीज हो रही है 1000 वाले की। तो बेस जब यूएसए का बहुत बड़ा है तो वो 3.8% ग्रो करके भी वैल्यू क्रिएट हमसे ज्यादा कर ले जाता है। हमारी जीडीपी का लेवल कम है, हमारी ग्रोथ रेट, इसको आप ये नहीं कह सकते कि आपने मतलब कुछ करा नहीं है, लेकिन हां करा है नंबर्स के अंदर आपने, लेकिन जो वैल्यू क्रिएट की वो अमेरिका जैसी विकसित राष्ट्र जिनकी जीडीपी ज्यादा बड़ी है उनके लिए ये चैलेंज भी बड़ा है कि उन्हें ये ग्रोथ रेट मेंटेन करनी है। वही वाली बात है कि टॉपर को और कितना टॉप करना है, उसकी रेट कितनी हो। हम तो चाहते हैं कि इनके ग्रोथ रेट रुके, तब जाकर कहीं हम जाकर इन जैसे बनेंगे। अगर ये भी ग्रो करते चले गए तो फिर तो हमारे साथ बहुत दिक्कत हो जाएगी। हम इस सदी में भी क्या पता इनके नंबर तक पहुंच पाए ना पहुंच पाए। हम यहां पर ग्रोथ रेट को बहुत बढ़ाएं। हम वही वाली बात है, एक ट्रेन ऑलरेडी चल रही है। जैसे नारायण मूर्ति जी का एक बयान बहुत वायरल हुआ था कि भारत के लोगों को 72 घंटे काम करने की जरूरत है। वो ये नहीं चाहते कि उनके यहां पे लोग काम करें। उनका कहना है लोग हमसे इतना आगे जा चुके हैं, जो 50 घंटे काम कर रहे हैं वो इतना आगे जा चुके हैं। अगर हमें उन्हें कंपीट करना है तो हमें काम बहुत करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके उन्हें कंपीट करोगे। बिल्कुल वैसे भारत की इकोनॉमी को और तेज ग्रो करना पड़ेगा। अगर इनके साथ जाना है, इन्हें रोकना पड़ेगा, भैया रुको, तुम यहीं रहो, तब जाकर हम तुम्हारे साथ आएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इन भाई साहब के टैरिफ की। अब जब इन भाई साहब के टैरिफ की हम बात कर रहे हैं, जब हम इन भाई साहब के टैरिफ की बात कर रहे हैं, सॉरी, तो टैरिफ इन्होंने हमारे ऊपर 50% टैरिफ लगाए। टैरिफ लगने के चलते भारत में एक निरुत्साह का माहौल था। यह कहा गया कि यार भाई पता नहीं भारत की इकोनॉमी कैसे चलेगी, जीडीपी के अंदर तमाम प्रकार की दिक्कतें, प्रोडक्शन करें कि नहीं करें, एक्सपोर्ट के लिए करें कि नहीं करें। लेकिन इसी बीच में सरकार ने जो सकारात्मक रवैया दिखाया, वो सकारात्मक रवैया एक तरह से नेशनलिस्ट अप्रोच के कारण आया। नेशनलिस्ट अप्रोच का मतलब क्या है? ये जो आप रिजल्ट्स देख रहे हैं, ये असल में अगर आप नोटिस करें तो ये जुलाई अगस्त सितंबर के हैं। ये वो वाला टाइम है जिस समय अमेरिका और भारत के बीच में वो टसल चल रही थी, ऑपरेशन सिंदूर वाली। उस समय हर भारतीय इस नेशनलिस्ट अप्रोच के साथ चल रहा था कि आज ये बड़ी इकोनॉमी है तो क्या हमारे साथ इस तरह का बर्ताव करेगा कि मैंने टैरिफ के कारण इनको रोक दिया, मैंने ये कर दिया। भारतीयों ने इस बार स्पेंडिंग बहुत करी है। ये नेचुरल साइकोलॉजी है कि हमने खर्च बहुत किया है। हम बेफिक्र होकर खर्च किए कि हम अमेरिका के सामने खड़े होकर दिखा रहे हैं कि हम ग्रो कर रहे हैं। ये जो साइकोलॉजी बदली ना भारतीय उपभोक्ताओं की, उसकी वजह से ये आंकड़े निकल कर आए हैं। और ये आंकड़े अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। और ये प्राइवेट कंजप्शन आप सोचकर देखिए, पूरी जीडीपी में 60% कंट्रीब्यूशन आपका और हमारा है, यानी कि प्राइवेट कंजप्शन का है, जिसकी वजह से ये जीडीपी इतना तेजी से बढ़ती हुई आपको दिखी है। पिछले क्वार्टर में ये खर्च 6.4% था, जो इस बार 7.9% हुआ है। अर्थात भारतीयों ने 1.5% का तो कॉन्फिडेंस इंक्रीज कर दिया खुलकर खर्च करने में कि खूब करेंगे, हमें कोई टेंशन नहीं है। इस थॉट के साथ हमने ग्रो करने का परफॉर्म किया है। ठीक है साहब, कुल मिलाकर के हमारे साथ ये रहा। महंगाई का मामला अगर देखें तो पिछली बार महंगाई जिस रेट से बढ़ रही थी, इस बार 0.25% से। देखो, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स दो तरीके होते हैं महंगाई नापने के। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आम जन के लिए देखा जाता है कि रिटेलर को कितने रुपए चीजें महंगी पड़ रही हैं। तो जो उसकी महंगाई बढ़ी है बहुत ही कंट्रोल्ड वे में बढ़ी है, 0.25। मॉनेटरी पॉलिसी कहती है भारत की कि भारत की जीडीपी में 4 प्लस माइनस 2 का इजाफा हो सकता है। सॉरी, महंगाई के अंदर 4 प्लस माइनस 2 का इजाफा हो सकता है। भारत की जो महंगाई है वो 0.25% से बढ़ी है, 0.25 अंक बढ़ी है। तो ये बहुत ही कंट्रोल्ड वे में दर्शाता है। साथ ही साथ क्योंकि मैंने कहा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन्वॉल्व हुआ है, तो आपको यहां पर देख रहा है लेबर पार्टिसिपेशन बढ़ा है। अक्टूबर के अंदर लेबर पार्टिसिपेशन 55.4% रहा है, जो कि अगेन इसकी ग्रोथ को दर्शाता है। तो कुल मिलाकर क्या अब हमको और जॉब के मौके मिल सकते हैं? बिल्कुल। सैलरी बढ़ने की उम्मीदें हैं? बिल्कुल। क्यों उम्मीदें हैं? क्योंकि अल्टीमेटली जब रोजगार होता है तो रोजगार के साथ साथ चाहत होती है काम करने वालों की। तो निश्चित ही पॉकेट में पैसा बढ़ सकता है, सरकार की तिजोरी बढ़ सकती है, क्योंकि ग्रोथ बढ़ी है तो सरकार ने ओवरऑल गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा प्रोड्यूस किए और उन्हीं पर तो इनडायरेक्ट टैक्स लगता है, जिसे जीएसटी कहते हैं। तो जीएसटी कलेक्शन भी बढ़ा है सरकार का। 9% की सरकार की ग्रोथ हुई है सेकंड क्वार्टर में, जबकि थर्ड क्वार्टर में जब रिजल्ट्स आएंगे तब जीडीपी के बारे में पता चलेगा। और वो क्या पता चलेगा? जीडीपी के अंदर भारत की ग्रोथ रेट जो है वो सेकंड क्वार्टर की, सॉरी थर्ड क्वार्टर के अंदर जब जीएसटी कटौती की वजह से जो बढ़ेगी, वो आंकड़े तो और इंटरेस्टिंग होंगे। अब आते हैं आईएमएफ वाले बयान पर, जिसके चलते ट्रोलिंग हो रही है सरकार की। जैसे ही सरकार ने अपनी तरफ से ट्वीट किया, प्रधानमंत्री ने, वित्त मंत्री ने, तो नीचे लोगों ने इस तरह से कमेंट किया, ओके आईएमएफ की कटिंग, द हिंदू की एक न्यूज कटिंग की, आईएमएफ ने तो आपको सी ग्रेड दिया है, नेशनल अकाउंट स्टैटिक्स। अब मुसीबत क्या है कि ये वाली लाइन लोग नहीं पढ़ पाए, नेशनल अकाउंट स्टैटिक्स। इन्हें लगा कि बस आईएमएफ ने तो सी ग्रेड दे दिया, क्योंकि बचपन से लेकर ए बी सी डी बस यही हमको ग्रेड समझ में आती है। सी ग्रेड दिखाई दिया और नेशनल अकाउंट स्टैटिक्स जैसे ही हमको दिखाई दिया, हमको लगा कोई भारी शब्द है। तो अब मैं आपको ये भारी शब्द भी समझा देता हूं कि असल में नेशनल अकाउंट स्टैटिक्स है क्या कहानी।
जहां तहां देख रहे हो नेशनल अकाउंट स्टैटिक्स, कुछ भारी शब्द देखिए, ये जितने भी भारी शब्द हैं इनको मैं एक एक करके आपको समझाता चलता हूं। आईएमएफ गिव्स सी ग्रेड फॉर इंडियन नेशनल अकाउंट्स स्टैटिक्स। आसान भाषा में अगर मैं कहूं, तोड़ देता हूं इसी शब्द को। इसको हमारे अपोजिशन की तरफ से जयराम रमेश जी ने भी उठाया है और सबने अपनी तरफ से बातें करी हैं। मैं शब्द को यहां पर मतलब थोड़ा सा तोड़कर समझा देता हूं। इंडियाज नेशनल अकाउंट स्टैटिक्स। स्टैटिक्स का मतलब होता है आंकड़े, अकाउंट्स का मतलब होता है जो आप अपने अकाउंट्स बनाकर रखते हैं कि साहब इतना पैसा आया, इतना पैसा गया। अकाउंट्स के अंदर जो आप जानकारी रखते हैं, राष्ट्रीय अकाउंट का जो सांख्यिकी है ना, उसको लेकर के इन्होंने हमें सी ग्रेड दिया है। अर्थात हम अपने अकाउंट्स को दिखाने का जो तरीका अपनाते हैं, उनके लिए इन्होंने हमें ग्रेड दिया है कि तुम सी ग्रेड के आदमी हो यार। अब ये क्या कहानी है, अब इसको समझ लेते हैं। क्योंकि क्या होता है हमारे देश के अंदर, कोई भारी शब्द बोल दे और कोई एक आध व्यक्ति का नाम जुड़ जाए, जैसे बचपन में कहते हैं निबंध ना आए तो महात्मा गांधी जी का नाम लगा के कोटेशन डाल दो, अच्छा तो कहा ही होगा। बिल्कुल वैसे ही है कि विदेशी किसी एजेंसी का नाम ले आओ, कुछ उसने कहा है तो बढ़िया ही कहा होगा। हमारे देश में हम राष्ट्र विरोध करना शुरू कर देते हैं सरकार विरोध के नाम पर। खैर कोई बात नहीं, उसको क्लियर करते हैं। देखिए क्या है ना, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दो ऐसी बैंक हैं जो कि असल में अमेरिका डोमिनेटेड है। और वर्ल्ड के अंदर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, तो पेमेंट का क्राइसिस जो था उसको दूर करने के लिए आईएमएफ बनाया गया था और वर्ल्ड बैंक रीस्ट्रक्चरिंग के लिए बनाया गया था, पुनर्निर्माण दुनिया के लिए, ताकि ये दोनों लोन दे सकें। आईएमएफ अगर कोई देश बर्बाद हो रहा होता है तो उसको पेमेंट क्राइसिस के समय पर ये लीजिए साहब आप पैसा पकड़िए और देश को रिवाइव करिए। जैसे पाकिस्तान को लोन मिला, दुनिया का कोई भी देश चाहता नहीं है आईएमएफ से लोन लेना, क्योंकि ये लोन के नाम पर खुद की पॉलिसीज इंप्लीमेंट करवाता है, जैसे पाकिस्तान में किया। एनीवे अभी हम वहां नहीं जाएंगे, फिलहाल इस पर समझते हैं। आईएमएफ पूरी दुनिया के देशों की इकोनॉमी पर नजर रखता है। एक बैंक जो कि सब पर नजर रख रहा है। अगेन वही वाली बात, क्या अमेरिका हम पर राज करता है? आंसर है नहीं साहब, हम तो संप्रभु हैं। लेकिन संप्रभु हैं, लेकिन वो होने नहीं देता, वो खुद प्रभु बना हुआ है। ऐसे ही आईएमएफ क्या हमारी बैंक है? नहीं, लेकिन फिर भी वो हम पर नजर रखती है। तो फिर से समझिए कि वो हमारे लिए साहब वॉच डॉग की तरह बैठी है। तो वो खुद से ना सबके बैंक, सब देशों के अकाउंट्स को चेक करती है। अब जैसे मानिए कि आज भारत के अंदर बहुत सारी एजेंसीज हैं, जैसे कोई कंपनी के साथ कोई काम कर रहा है, तो कंपनी के अकाउंट्स को चेक करने के लिए अपने डिपार्टमेंट्स होते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हुआ, जीएसटी डिपार्टमेंट हुआ, जो चेक करता है कि सर आपकी ये एंट्री गलत आ रही है, ये एंट्री सही नहीं है। अब आईएमएफ हम पर कुछ एक्शन तो ले नहीं सकता, वो हमारे अकाउंट्स चेक करके दुनिया को बताता है कि इस देश के अकाउंट्स सही से मैनेज हैं, तो आप इस देश के साथ निवेश कर सकते हैं। तो आईएमएफ की रिपोर्ट पर दुनिया क्यों नजर बनाए रखती है? कि इसने सबका काम कर लिया, इसने ऑडिट कर लिया, एक तरीके से देख लिया, ऑडिटर की तरह से बैठ करके वो काम कर रहा होता है। सारी दुनिया के अकाउंट्स को वो चेक करता है और ये देखता है कि यार तुम लोगों ने ना अकाउंट्स को मेंटेन सही से किया हुआ है। इस आधार पर तुम्हारे अकाउंट्स में कोई मुझे नजर नहीं आता कि तुमने कोई पॉलिसी में मिस्टेक कर रखी है, मैं तुम्हें सही मानता हूं। तो जो देश अपने अकाउंट्स को एकदम अप टू डेट रखते हैं, उन्हें ये ए ग्रेड देता है। उसमें थोड़ी सी पीछे वाली बी ग्रेड। जो अकाउंट्स की मेंटेनेंस में तीसरा दर्जे का काम करते हैं उन्हें सी। आप पूछेंगे और जो फेल है इसकी नजर में, वो फेल है डी। अब सवाल होता है हमने इसका मतलब अकाउंट्स में कुछ गड़बड़ करी है तभी तो इसने ये लाइन बोली है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसका कहना यह है कि आप लोग इतनी विकसित अर्थव्यवस्था बनने का प्रयास कर रहे हैं, दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, आप लोगों ने बेस ईयर 2011-12 मान रखा है। ये कहां की समझदारी है भाई? अभी जब आपने रियल जीडीपी की बात करी तो आपने क्या मान लिया? बेस ईयर 2011-12 लेकर चल रहे हैं कि 11-12 के मुकाबले आपने इतना किया। तो इनका यह कहना है कि आपने ये जो डेटा देखा ना, ये देखो, ये जो सी है नेशनल अकाउंट्स में सी, बाकी सब में बी दिया हुआ है इसने। यहां पर जो कंटेंट में सी शब्द दे रहा है भारत को, वो कहां दे रहा है कि आप लोग अपना अकाउंट मेंटेन करते समय जो बेस ईयर का लेवल है वो 11-12 लेकर चल रहे हो। उससे कैसे पता चलेगा कि कितनी रियल ग्रोथ है, कितनी नहीं है, या फिर आपके यहां पर क्या नए सुधार हुए क्या नहीं हुए? इतनी चीजों में नवाचार करते हो, बेस ईयर तो चेंज करो ताकि अकाउंट अच्छे से देख पाए हम। मतलब यह है कि ये एक वॉच डॉग की तरह बाहर बैठा हुआ है जो आपके अकाउंट्स में इस बात की परेशानी लेकर बैठा है। इस बात पर सरकार का रिप्लाई भी आ चुका है। सरकार ने कहा है कि हम अगला ही जो क्वार्टर आ रहा है, यानी कि जो अगला महीना 3 का चल रहा है, इसके लिए बेस ईयर बदलने जा रहे हैं। चिंता मत करिए, आपका ये डेटा भी सुधार देंगे। अर्थात भारत का पुराना आधार वर्ष होना इनके लिए चुनौती है। दूसरा, हमारे देश में क्या होता है कि जब भी डेटा संग्रह होता है तो उसमें छोटे मोटे दुकानदारों के जो आंकड़े होते हैं वो समाहित नहीं हो पाते। हम बहुत सारा ट्रेड तो गली गली परचूनी की दुकान पर कर लेते हैं, और जो हमारे यहां पर खरीद फरोख्त गिनने का जो तरीका है ना, वो हम पुराना तरीका अपनाते हैं। तो तरीकों में सुधार हो, वो ये चाहता है। ऐसे में इस ग्रोथ रेट पर कोई डाउट नहीं होता है। दिक्कत इस बात पर होती है कि कोई कंपनी आपके देश में निवेश करने आना चाहती है, कोई देश आपके साथ व्यापार करने आना चाहता है, तो आपके अकाउंट साफ सुथरे दिखें, उसमें यह दिखे कि आपने हर चीज को जगह दी है। अब आप विचार करिए, अगर हम इनके दिए हुए सुधारों को मान लें तो हमारे आंकड़े और अच्छे आएंगे। हम खरीद फरोख्त के पुराने तरीकों की जगह नए तरीके अपना लें, हम छोटे मोटे दुकानदारों के आंकड़े भी काउंट कर लें, तो आंकड़े तो बढ़ेंगे ना बाबा। तो उससे ये हमको एक पॉजिटिव वो ही देता है।
बेस ईयर की जो दिक्कत है हम उसको दूर करते जा रहे हैं। ये हमारी खबर आ चुकी है और ये खबर कल की ही है। इंडिया की गवर्नमेंट ने कहा है कि क्वार्टर 3 के जो रिजल्ट हैं वो हम आपको आने वाले समय में नए बेस ईयर 2022-23 के अनुसार देंगे। तो टेंशन मत करिए, बेस ईयर बदलने जा रहा है और बेस ईयर जब बदल रहा है तो आपके लिए बढ़िया होगा। आप 11-12 से नहीं 22-23 से चेक करिएगा तो ये जवाब हो जाएगा। तो जो लोग ये कह रहे हैं ओहो जीडीपी ग्रोथ के मुकाबले देखो उसने आपको सी कह दिया, अरे भैया वो सी का मतलब लिटरल सेंस में सी नहीं है। वो आपसे कह रहा है अकाउंट ढंग से मैनेज करो यार, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हो, ठीक है। तो क्या ये डरावना है? बिल्कुल डरावना नहीं है। क्या ये डरने की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं। बोले क्या बात कर रहे हो? चलो तो आप अपने बारे में तो समझेंगे नहीं तो दूसरे से समझा देते हैं। चलिए चाइना की यात्रा कराते हैं। ये रहा चाइना और चाइना का 2024 का ये रहा सेम आईएमएफ और सेम आईएमएफ की रिपोर्ट पिछले साल की, ये दिया हुआ इसको सी। चाइना को भी सी दिया हुआ है। कारण ये है कि चाइना वाले भी अपना रियल डेटा नहीं दिखाते इनके अनुसार, क्योंकि वो भी अपने पुराने तरीके से चल रहे हैं। क्या चाइना ग्रो करता हुआ कम दिख रहा है? अब्बा से पूछो अमेरिका वालों से। हालत खराब है उनकी चाइना की ग्रोथ रेट देख करके। तो मेरे प्यारे साथियों, अंततोगत्वा मैं यही कहूंगा कि अपना मोटिवेशन मत गिराओ यार। ये मानकर चलो कि हमारा देश बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, ठीक है। कुल मिलाकर के सार यही है और बाकी अर्थव्यवस्था समझने में अगर दिक्कत है ना तो इकोनॉमी वाला मेरा बैच है वो आप पढ़िए, उससे आपको निश्चित ही लाभ होगा, ठीक है। बाकी हमारे महाराज जो हैं इनके साथ तो अभी टैरिफ हो जाएगा डील, तब देखा जाएगा। बाकी जीएसटी का रिजल्ट अभी आना बाकी है, अगले उसमें देखिएगा। अच्छा, एक और चीज हमने पिछली बार प्रयोग की थी, हो सकता है इस बार आपको और पसंद आए। हम हर रविवार आजकल रविवार वार्ता करते हैं अंकित इंस्पायर चैनल पर। अंकित इंस्पायर इंडिया वाला जो हमारा यूट्यूब चैनल है। बहुत सारे लोग अपने बहुत सारे निजी सवाल पूछते हैं। कुछ लोग रिलेशनशिप के बारे में पूछते हैं, कुछ लोग जॉब से रिलेटेड पूछते हैं, स्टूडेंट्स एग्जाम से रिलेटेड पूछते हैं। यानी कि जो हम आपके साथ बातचीत करते हैं, कुछ परिवार का सदस्य होने के नाते विद्यार्थी हमसे सवाल पूछ रहे होते हैं। मैं एग्जैक्ट 9:30 बजे लाइव आता हूं पिछले 2-3 रविवार से। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो कल रविवार 9:30 बजे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं अंकित इंस्पायर इंडिया यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। तो ये बस एक इंफॉर्मेशन है, अगर आपको ठीक लगे तो यूज कर लीजिएगा। बाकी मंथ एंड सेल चल रही है, कोर्सेज जाइए परचेज करिए और इस विषय के अंदर गहराई लीजिए। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।